समाजवादी अच्युत पटवर्धन, जयनारायण जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसफ अली ने भूमिगत होकर इस आंदोलन का योगदान किया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को 5 लोगों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले। उन्होंने आज़ाद दास्ता बनाकर अपना जन क्रांति का कार्यक्रम संपन्न करने का प्रयास किया। लोगों ने भूमिगत नेताओं को छुपने की जगह दी। सुमति मोरारजी ने अच्युत पटवर्धन के लिए प्रतिदिन एक नई कार की व्यवस्था की और गिरफ्तार होने से बचाया। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो पर बोलते रहे। अरुणा आसफ अली मुंबई में सक्रिय रही। उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। आंदोलनकारियों ने कई स्थानों पर समानांतर सरकार स्थापित कर ली। बलिया में पहली ऐसी सरकार चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। उनकी सरकार ने कलेक्टर के सारे अधिकार छीनते हुए सभी गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया। बंगाल के मिदनापुर में 17 दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक जातीय सरकार के रूप में राष्ट्रीय सरकार रही। जातीय सरकार ने आपसे समझौता करने के लिए अदालतें बनाई, स्कूलों को अनुदान दिए और कई राहत के कार्य चलाए। महाराष्ट्र के सतारा की समानांतर सरकार सबसे अधिक दीर्घजीवी रही। नाना पाटिल इसके प्रमुख नेता थे। यहाँ की सरकार 1945 तक चलती रही। 10 फरवरी 1943 को गांधी ने जेल में उपवास आरंभ कर दिया। अंग्रेज सरकार गांधी पर दबाव डाल रही थी कि वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई हिंसात्मक गतिविधियों की भर्त्सना करें। गांधी का मानना था कि आंदोलन के हिंसक रूप के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी थी। गांधी की रिहाई की मांग उठने लगी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य MSNER सरकार और HP मोदी ने इस्तीफा दिया। एक तरफ भारतीय जनता के विभिन्न वर्ग गांधी की रिहाई की मांग कर रहे थे, दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार गांधी के अंतिम सरकार की संस्कार की तैयारी कर रही थी। गांधी की बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन के समय हुई हिंसात्मक गतिविधियों का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने बड़ी क्रूरता दिखाई। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई, उन पर बम फरसाए गए, बंदी बनाए गए। आंदोलनकारियों को बहुत यातनाएं दी गई। विद्रोही गांवों में भारी जुर्माना वसूला गया। 1942 ईस्वी में अंत तक 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका था। पुलिस और सेना की गोलीबारी में 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में निरपेक्षता की नीति अपनाई। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों से अपील की कि वे इस आंदोलन से बिल्कुल अलग रहे। जब कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे, तब जिन्ना ने मुस्लिम लीग को 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने को कहा। साम्यवादियों ने कांग्रेस से भारत छोड़ो आंदोलन वापस लेने को कहा। कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेज सरकार का सहयोग किया। नेतृत्व विहीन यह आंदोलन भारतीय जनता के संघर्ष में एवं बलिदान का अनूठा उदाहरण है। इसकी व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज यह समझने लगे कि भारत में अंग्रेज अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सकते। युवाओं, महिलाओं, किसानों आदि विभिन्न वर्गों ने बड़ी वीरता से इस आंदोलन में भाग लिया और यातनाएं सहन की। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल आदि के किसान सक्रिय थे। बड़े जमींदारों ने दरभंगा की राजा ने सरकार की सहायता नहीं की और गिरफ्तार लोगों की मदद की। अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने भूमिगत होकर कार्य किए। उषा मेहता कांग्रेस रेडियो चलाने में वाले समूह के सदस्य थी। मजदूर वर्ग की भूमिका इस आंदोलन में सक्रिय रही। अहमदाबाद, मुंबई, जमशेदपुर आदि के कई कारखाने कई दिनों तक बंद रहे। अहमदाबाद में लगभग 3.5 महीने कारखाने बंद रहे। विद्यार्थियों ने इस आंदोलन का संदेश गाँवों में घूम घूम कर फैलाया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता यही थी कि इसमें परिणाम स्वरूप भारत की स्वतंत्रता की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम मांग बन गई। ब्रिटिश सरकार ने अब सत्ता हस्तांतरण पर बात की जानी थी और स्वतंत्रता के लिए जनता बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो गई। बेवल योजना, शिमला सम्मेलन, 1945 द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति दुर्बल हो रही थी। आज़ाद हिंद फौज जापान के साथ भारत की सीमा तक पहुंच गई। इंग्लैंड में लेबर दल का प्रभाव बढ़ रहा था। आगामी चुनाव को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत के संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना चाहा। वायसराय बेवल ने जून 1945 को संवैधानिक सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो बेवल योजना कहलाई। इसके अनुसार गवर्नर जनरल की नई कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा। इसमें मुसलमानों व सामान्य हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। गवर्नर जनरल एवं सेनाध्यक्ष को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रांतों में मिलीजुली उत्तरदायी सरकारों की स्थापना होगी। इन प्रस्तावों का भारत में भावी संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत संविधान के बाद में स्वयं भारतीय बनाएंगे। बेवल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए वायसराय बेवल ने भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन 25 जून 1945 को शिमला में बुलाया। बेवल के 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव रखा। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों के नाम देने थे। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम लेना चाहा, किंतु जिन्ना समस्त मुस्लिमों के नाम मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत करने पर अड़ गए। शिमला सम्मेलन के निर्णय को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत किया जाने पर बेवल ने शिमला सम्मेलन को समाप्त घोषित कर दिया। जिन्ना
को अंग्रेजों द्वारा एक प्रकार की वीटो का अधिकार दिया गया। 1945 में इंग्लैंड में श्रमिक दल की सरकार बनी। शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद भारत में चुनाव हुए। कांग्रेस ने गैर मुस्लिम सीटों पर अधिकार किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुस्लिम सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई। नौसेना विद्रोह है फरवरी 1946। 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने अंग्रेजों के जातीय व्यवहार के एवं खराब भोजन दिए जाने के विरोध में भूख हड़ताल कर दी तथा कई जहाज़ों में अंग्रेज भारत छोड़ो लिखा था। अगले दिन बम्बई के 22 जहाज़ों में हड़ताल फैल गई। हड़तालियों ने MS खान के नेतृत्व में हड़ताल समिति का गठन किया। इसकी प्रमुख मांगे भारतीय नौसैनिकों को भोजन दिया जाना व उनका वेतन अंग्रेजों के समान, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दिया जाए, इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाया जाए आदि थी। यह विद्रोह अन्य बंदरगाहों तथा जहाज पर फैल गया। इसमें 20,000 नौसेना के लोग सम्मिलित थे। बम्बई में नागरिकों ने भारतीय नौसैनिकों का समर्थन करते हुए इनके भोजन वस्त्र की व्यवस्था की। 22 फरवरी 1946 को बम्बई की मिलें बंद कर दी गई। मजदूर एवं नागरिक इसके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के आह्वान पर यह विद्रोह समाप्त हुआ। कैबिनेट मिशन 1946। अंग्रेज अब भारत में सेना पर विश्वास नहीं कर सकते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति ठीक नहीं रही। अब वह विश्व की तीसरी शक्ति बन चुका था। इसके समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की सरकार ने भारत की समस्या का हल करने के लिए भारत भेजा। मंत्रिमंडल शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टैफोर्ड क्रिस्प बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष व AV अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इस मिशन में पहले 3 हफ्ते गवर्नरों, राजाओं, नवाबों, कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं अन्य राजनीतिक पक्षों के विचार विमर्श किया। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने वायसराय व ब्रिटिश मंत्रिमंडल से सलाह कर निम्न सुझाव के साथ अपना प्रस्ताव प्रकाशित किया। एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश भारत एवं विदेशी रियासत सम्मिलित हो। इसके संघ में के पास प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध एवं संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहे। प्रांतों का पृथक समूह बनाने का अधिकार हो। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से भारत वर्तमान प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाए। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाए। केंद्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए जिसके प्रमुख भारतीय दल के सदस्य